सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में समझेंगे। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि हमारे एक एक वीडियो को आप लोग अच्छे से देख पाएं। धन्यवाद। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, कोई कार्य, कोई एक्शन, कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट होकर के प्रेजेंट यानी वर्तमान तक चलती है। जैसे हमने सेंटेंस बोला, मैं 10 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्रिकेट में कब तक खेल रहा हूं? अब तक खेल रहा हूं। और कब से खेल रहा हूं? 10 वर्ष से, राइट। तो इसमें क्रिया क्या होती है? पास्ट में शुरू होकर के वर्तमान तक चलती है। अब हम इस टेंस को विस्तार से समझने के लिए हम बोर्ड पर आते हैं। धन्यवाद। और इसको सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हिंदी नाम क्या होता है। राइट, इसका हिंदी नाम हो जाएगा पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, अब जब हम इस टेंस को पहचानेंगे तो किसी भी टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पहचान का पता होना बहुत ही जरूरी है। इस टेंस की जो पहचान होगी वो क्या होगी? राइट, इस टेंस की पहचान हो जाएगी रहा है प्लस समय। अब इसमें से रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है और समय वाक्य में जरूर दिया जाएगा। राइट, इनमें क्या होता है, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी एक्शन, ऐसी क्रिया जो पास्ट में शुरू होकर के वर्तमान तक जारी रहती है, वर्तमान तक चलती है। कैसे? कुछ सेंटेंसों के माध्यम से हम सीखते हैं। ये सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है। वह 2001 से आम खा रहा है। अब इस टेंस को हमने कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है? इसके अंत में दिया है रहा है। राइट, तो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन उसमें यह समय नहीं दिया जाएगा। तो जब भी रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आता है और वाक्य के बीच में या मध्य में समय दिया जाता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इस टाइप के सेंटेंसों को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस चीज को सीखते हैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से। राइट, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले हम वाक्य का सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्ता। इसके बाद में हैज बीन और हैव बीन, इनमें से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि ये सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा, प्लूरल होगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन और हैव बीन के बाद वी फर्स्ट आईएनजी, इसको मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। राइट, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वाक्य के कर्म का प्रयोग किया जाएगा।
यदि किसी सेंटेंस में अदर वर्ड दिए हैं तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। फिर सिंस और फॉर, जरूरत के अनुसार अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होगा, अगर समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है, इसे जानने के लिए सिंस फॉर के वीडियो को आप देख लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे बाद में लास्ट में आप जो टाइम दिया है उसका प्रयोग करेंगे। अब हम इस सेंटेंस को बना करके देखते हैं। चलिए, पहचान आपकी समझ में आ चुकी होगी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और वाक्य के मध्य में या बीच में समय दिया जाए वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब हम एक वाक्य के माध्यम से टेंस को बनाना सीखते हैं। राइट, हमारे सामने सेंटेंस दिया है वह 2001 से आम खा रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये किस टेंस का वाक्य है। वाक्य के अंत में दिया है रहा है। राइट, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान भी होती है। लेकिन अगर उसके साथ में समय जुड़ा होगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा और समय नहीं जुड़ा होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य बनेगा। इस सेंटेंस को अगर हमने ऐसे बोल दिया वह आम खा रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य बन जाएगा। और इसमें कोई समय लगा दिया वह 2001 से आम खा रहा है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य बनेगा। अब हम देखते हैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। इसे समझने से पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला आपको बताता हूं जिसके माध्यम से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के किसी भी वाक्य को बड़ी आसानी और बड़े प्रेम से बना सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को समझें। सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। राइट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में हैज बीन का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। आप समझ सकते हैं इसको MB4 भी बोलते हैं। फिर इसके बाद यदि वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है अर्थात कोई कर्म दिया गया है तो हम उसका प्रयोग करेंगे। अगर कोई अदर वर्ड दिए हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होगा, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा और सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में टाइम को जोड़ दिया जाएगा। अब समय निश्चित कौन सा होता है, अनिश्चित कौन सा होता है, सिंस का प्रयोग कहां होता है, फॉर का प्रयोग कहां होता है, इसके लिए हमने एक विस्तार से वीडियो बना दिया है। सिंस और फॉर का यूज आप उसको देख के ये बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि कौन सा समय निश्चित है जहां सिंस का प्रयोग होगा और कौन सा अनिश्चित है जहां फॉर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट है, इसमें वह, ये वाक्य का सब्जेक्ट है तो हमने इसकी अंग्रेजी लगाई ही। राइट, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो हैज बीन का होगा। राइट, अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद में अब पहुंचते हैं मेन वर्ब पर। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो है खाना। राइट, अब यह इसकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो खाना होता है ईट, लेकिन हमें आईएनजी लगानी है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है आम। ठीक है,
तो आम का मीनिंग होता है मैंगो। क्लियर? अब पहुंचते हैं टाइम पर। तो यहां 2001 से, तो से की अंग्रेजी निश्चित समय होने के कारण सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में समय जुड़ जाता है 2001। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनके क्या होता है? ही हैज बीन ईटिंग मैंगो सिंस 2001। एक सेंटेंस में आपको और बोल के बताता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहा हूं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस फ्राइडे। राइट? अब अगर कहीं यह सेंटेंस नेगेटिव होता है तो कैसे और क्या, कहां पर परिवर्तन होता है, इस चीज को थोड़ा समझें। वह 2001 से आम खा रहा है। अगर इसमें सेंटेंस ऐसे बनता है वह 2001 से आम नहीं खा रहा है, तो आपको नोट कहां लगानी है? तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, हैज बीन के बाद में नोट लगाते हैं, लेकिन वो गलत होता है। आपको हैज या हैव के बाद नोट लगाना है, बीन को बाद में रखना है। तो इसका फिर क्या बन जाएगा? ही हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस 2001। चलिए अब इसके बाद हम एक टेंस को 6 सेंटेंसों में कैसे बदलते हैं, इस चीज को हम बड़े विस्तार से सीखते हैं। किसी भी एक सेंटेंस को 6 सेंटेंसों में बड़े आराम से बदला जा सकता है। सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है। वह 2 वर्ष से अंग्रेजी बोल रहा है। यह इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। वह 2 वर्ष से अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, यह इसका नेगेटिव है। क्या वह 2 वर्ष से अंग्रेजी बोल रहा है? यह फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह 2 वर्ष से अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वह 2 वर्ष से अंग्रेजी क्यों बोल रहा है? सेकंड इंटेरोगेटिव। वह 2 वर्ष से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है? तो पहले 6 सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा समझें। सकारात्मक वाक्य स्वीकारात्मक भी बोलते हैं, नकारात्मक प्रथम प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, द्वितीय प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम इनको बहुत अच्छे से विस्तार से बनाना सीखते हैं, लेकिन इसे सीखने से पहले आप इन 6 सेंटेंस की पहचान को अच्छे से सीखें और समझें। बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इन वाक्यों में न तो कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, और न ही किसी कार्य के लिए मना किया जाता है, यानी किसी भी कार्य को स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए इन वाक्यों को स्वीकारात्मक सेंटेंस कहती है। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें किसी कार्य के लिए मना किया जाता है। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान ये होती है ये वाक्य हमेशा क्या से शुरू होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और इनका आंसर हमेशा यस और नो में हो सकता है, बिल्कुल पक्का होगा यस और नो में। फर्स्ट प्लस नेगेटिव की पहचान क्या होगी? ये क्या से शुरू होगा, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क भी होगा, लेकिन इसके बीच में नहीं शब्द दिया जाएगा। इसे बोलेंगे फर्स्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेकंड इंटरोगेटिव में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। सेकंड इंटरोगेटिव में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, अंत में क्वेश्चन मार्क होता है और नहीं शब्द लगा होता है, तो इसे सेकंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। राइट? और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द दिया जाएगा, किसी कार्य के लिए मना किया जाएगा, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। किसी भी सेंटेंस को आप बड़े आराम से इंग्लिश में 6 सेंटेंस में हिंदी में बदल सकते हैं। एक सेंटेंस में आपको और बोल के बताता हूं, फिर आप अपने स्वयं के सेंटेंस बनाइए और बोलिए। जैसे मैंने बोल दिया, वह शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहा है।
अब इसको 6 सेंटेंस में कैसे बदलना है? वह शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहा है, वह शुक्रवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वह शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह शुक्रवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह शुक्रवार से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वह शुक्रवार से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। अब बात करते हैं इसकी इंग्लिश बनाने की। तो स्ट्रक्चर अभी हमने आपको समझाया है, आपकी समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह, राइट। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? यहां पर ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मेन वर्ब इसमें बोलना है तो इसके लिए स्पीकिंग वर्ड का यूज हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश लग गया। अब हमारे पास बचा 2 वर्ष से, तो से की अंग्रेजी अनिश्चित है तो यहां पर फॉर। 2 वर्ष 2 ईयर्स। सेंटेंस कंप्लीट बनके हुआ ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अगर वाक्य नेगेटिव है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इस वाक्य में हैज या हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अगर वाक्य फर्स्ट इंटरोगेटिव है, अर्थात वाक्य क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज या हैव। ध्यान रखना, यहां इसके साथ में बीन का प्रयोग नहीं होगा, केवल हैज या हैव। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर जो शेष बची है वीन उसे आप यहां पर जोड़ेंगे। फिर मेन वर्ब इसमें स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फॉर 2 ईयर्स। लास्ट में यहां से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगेगा और बाकी सब में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। अगर वाक्य फर्स्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आपको पूरा यूज फर्स्ट इंटरोगेटिव के रूल्स करने हैं, लेकिन एक नियम का थोड़ा सा परिवर्तन होगा। हैज, इसके बाद में सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट के बाद में यहां पर नॉट जुड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखिए नेगेटिव में नहीं शब्द लगा है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। बाकी फिर इसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, वही स्ट्रक्चर रहेगा। सेकंड इंटरोगेटिव को थोड़ा ध्यान से समझें। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है, कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों, कोई भी हो सकता है, तो सबसे पहले आपको उसी की अंग्रेजी लगानी है। जैसे क्योंकि आपने अंग्रेजी लगाई वाई, फिर पूरा रूल्स जो होंगे, कंप्लीट जो रूल्स होंगे वो इसी के अनुसार होंगे फर्स्ट के। मतलब फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वीन, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और बाकी जो टाइम वर्ड है उसे जोड़ दीजिए। अगर सेकंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, यानी क्यों, कहां के साथ में नहीं शब्द भी दिया है, तो आपको क्या करना है? केवल सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करना है। ये सब्जेक्ट है, यहां इसके बाद में नोट का प्रयोग करना है। वाक्य का स्ट्रक्चर वही है, व्हाई हैज ही नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन होता है हिंदी और इंग्लिश में। एक सेंटेंस हमारे सामने जो है, अगर इसमें नहीं शब्द दिया जाता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। ध्यान रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है, जैसे विल, हैव, बीन, अलग अलग टेंसों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे विल, हैव और बीन, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है। अब आप इसमें नोट कहां लगोगे? तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है केवल उसके बाद में नोट का प्रयोग होगा, ना कि बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। और अगर हेल्पिंग वर्ब टेंस में एक ही यूज हो रही है तो फिर उसके बाद तो आप नोट बड़े आराम से लगा ही दोगे। इसमें हैज और बीन 2 है, तो यहां पर पहली जो हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसके बाद में नोट का प्रयोग होगा। बीन के बाद में अगर आप करते हो तो आपका गलत होना स्वाभाविक है। अगर फर्स्ट इंटरोगेटिव है, क्या से वाक्य शुरू होता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब से उसकी इंग्लिश बनाना स्टार्ट करना है। वाक्य क्या से शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। सेकंड इंटरोगेटिव है तो आपको क्या करना है? उसी की अंग्रेजी लगानी है। फिर पूरे रूल्स फर्स्ट इंटरोगेटिव के हैं। अगर सेकंड प्लस नेगेटिव है तो क्योंकि अंग्रेजी, कब, कौन, कहां, कैसे, जो भी इंटरोगेटिव वर्ड है उसकी अंग्रेजी लगानी है और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। राइट? उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में बिल्कुल कंप्लीटली आ चुका होगा। चलिए अब कुछ सेंटेंस में आपको बोल करके डायरेक्ट प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं। एक बार इन सेंटेंसों को आप बोलिए और समझिए। राइट? चलिए अब बात करते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके,
मैं 2001 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। I have been teaching English since 2001. I have not been teaching English since 2001. Have I been teaching English since 2001? Have I not been teaching English since 2001? Why have I been teaching English since 2001? Why have I not been teaching English since 2001? इस प्रकार से हम एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक बात मैं और बताता हूं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तुम शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहे हो। तुम शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहे हो। तुम शुक्रवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। क्या तुम शुक्रवार से क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम शुक्रवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? तुम शुक्रवार से क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? तुम शुक्रवार से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? You have been playing cricket since Friday. You have not been playing cricket since Friday. Have you been playing cricket since Friday? Have you not been playing cricket since Friday? Why have you been playing cricket since Friday? Why have you not been playing cricket since Friday? Clear? उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब घर पर बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर फोन लगाकर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों की समझ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ चुका होगा। अगर यह समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।